कुमार गोयल। यस कमेंट। एम ए हिंदी। बैठिए। धन्यवाद। आप लेक्चरर हैं या टीचर हैं? सर मैं लेक्चरर हूँ। हाँ, मास्क हटाइए। धन्यवाद सर। एमए करने के बाद आप सीधा लेक्चरर बन गए? जी सर। मास्क हटा लीजिए, आप नीचे रख लीजिए इस टेबल पे। इससे पहले कोई जॉब रही आपकी? जी नहीं सर। कितने सालों से हैं? मैं 12 साल से। 12 साल से आप लेक्चरर हैं। अच्छा हिंदी के व्याख्याता। सर। लेक्चरर को हिंदी में क्या कहेंगे? व्याख्याता ही कहेंगे जी सर। या प्रवक्ता कहेंगे? हमारे यहाँ पद स्नातकोत्तर शिक्षक के नाम से जाना जाता जनरली हम है। व्याख्याता कहते हैं या प्रवक्ता? व्याख्याता कहते हैं सर। प्रवक्ता में क्या अंतर होगा? प्रवक्ता सर कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं। कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं। यूनिवर्सिटी में सर प्रोफेसर होते हैं। अभी कॉलेज की क्या स्थिति है? उसमें तो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट। जी सर। असिस्टेंट सहायक आचार्य उनको हिंदी में कहते हैं। तो आपके पास 3 शब्द हो गए, व्याख्याता, प्रवक्ता और आचार्य। जी सर। क्या अंतर कर पाएंगे इसमें? सर व्याख्याता जो किसी विषय की व्याख्या करता हो, सामान्यतः उस विषय की सामान्य समझ उसको हो और वो व्याख्या उसकी करने में सक्षम हो। तो इस 12वीं तक के विद्यालयों में जो फर्स्ट ग्रेड का पोस्ट होता है उसको व्याख्याता के सामान्य नाम से जानते हैं। दूसरा प्रवक्ता को लेकर जो सहायक आचार्य होते हैं, आचार्य वो होते हैं जिनको उसके विषय का संपूर्ण एक विशेष ज्ञान हो, एक विशेष परिधि होती है उनकी, उनका थोड़ा ज्ञान का लेवल भी ऊपर होता है, योग्यताएं भी उनकी अधिक होती हैं, तो वो आचार्य होते हैं। और यूनिवर्सिटी के जो कैंपस में जो होते हैं सामान्यतः जो मैं समझ पा रहा हूँ वो सब प्रोफेसर होते हैं। अच्छा, यानी प्रोफेसर और आचार्य अलग अलग है? जी सर। सर प्रमोशन के बाद सहायक आचार्य का प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर। चलिए, मैं कुछ आपको शब्द इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसको हिंदी में कैसे बताते हैं आप बताइए। 39 को हिंदी में क्या कहते हैं? 39 39 39 होता है जी, या 39 होता है? 39 भी उसको बोलते हैं, 39 उसका शब्द रूप से 39। 49 को 49 49 होता है या 49 होता है? 49 बोलते हैं सर उसको, उच्चारण को 49 आता है। और 79 79 और 89 को 89 89 कहते हैं। प्रसाद और प्रासाद में क्या अंतर होता है? प्रासाद महल को कहते हैं, घर को कहते हैं, और प्रसाद जो देवता पर चढ़ने के बाद जो मिलता है सर प्रसाद। एक शब्द आता है नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो न्यू है उसको नई ई कहेंगे या नई ये वाला ई होगा? नई ई वाला ई सर। क्यों होगा ऐसा? सर इसको लेकर के हालांकि एक मत नहीं है विद्वान, लेकिन वासुदेव नंदन की जो किताब है उसमें उन्होंने ये बताया है कि इसको ई जो उच्चारण है वो शुद्ध है ई की बजाय, और उसके लिए उन्होंने उसका बहुवचन के संदर्भ में एक उदाहरण देकर इसको समझाया सर। क्या उदाहरण है? उन्होंने बताया कि जिनका बहुवचन या से बनता है, जैसे चाहिए ए होता है, उसको चाहिए या पे लगा के बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका शुद्ध रूप चाहिए होता है। इस तरह से उन्होंने 3-4 उदाहरण देकर से इसको समझाया। किसी भी ये शब्दावली के रूप में आप मुझे बताइए कि एक शब्द होता है लक्ष्य, एक होता है उद्देश्य, इन दोनों में क्या अंतर है? एम एंड गोल। लक्ष्य जो होता है सर वो सीमित होता है, टेम्परेरी होता है, और उद्देश्य शायद बड़ा होता है सर। शायद नहीं है तो एग्जैक्ट होगा, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी सर। ठीक है सर। आप व्याख्याता हैं हिंदी के, सर कौन से विद्यालय में? मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 प्रताप नगर उदयपुर में पदस्थ। केंद्रीय विद्यालय में कब हुई आपकी पोस्टिंग, कब हुई? मैं 2008 से 2008 से। हिंदी में आपने एमए किया है, कौन सी ईयर में एमए हुआ आपका? सर एमए कब हुआ आपका? एमए 2007 में मेरा कंप्लीट हुआ सर। 2007 में कंप्लीट हुआ। और बीएड कहाँ से हुआ? बीएड 2005 में सर मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से किया। उत्तर प्रदेश से हुआ। ठीक है। इसमें एक अपना मानव विकास सूचकांक एक रिपोर्ट होती है, उसमें अभी वो एक पूरी रिपोर्ट अनाउंस हुई है
उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला और किन आधारों पर ये मानव विकास को परिभाषित करते हैं? स्थान सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सर, और जो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सब दो ही मुझे इसमें याद है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सब याद नहीं। मानव विकास सूचकांक एक ग्रुप है, ग्रुप का एक नेम है, तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो ये किन किन कैटेगरीज पे काम करते हैं? मानव विकास सूचकांक में सर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो हो गया। तो मानव विकास सूचकांक में लैंगिक विकास सूचकांक भी आता है, लैंगिक असमानता सूचकांक भी आता है, तो इसे 4-5 पैरामीटर्स हैं इनके, उस विषय में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं जाके इसको पढ़ूँगा सर। अच्छा, एक घरेलू वायु प्रदूषण कॉन्सेप्ट आया है एक नया। वायु प्रदूषण हम बहुत प्रकार के सुनते थे, लेकिन एक घरेलू वायु प्रदूषण एक कॉन्सेप्ट नया आया है। वो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इसको परिभाषित करती है और वर्तमान भारत में इसको लेकर के क्या स्थिति है? सर मैं क्षमा चाहूँगा सर, इसकी मुझे जानकारी हिंदी में आपको कविता और डायरी लेखन पसंद है, तो कविता सुनना पसंद है या कविता के लेखन का ही कार्य है? कविता लेखन भी करता हूँ सर। तो आपकी कविता लेखन में से कोई 2 पंक्ति आप सुना पाएंगे? सर ये कविता मैंने ये जो मूर्ति विसर्जन जो हम करते हैं नदी नालों में, उसके संदर्भ में सर मैंने लिखी थी। कविता इस तरह से है, तड़फता तट मचलती मीन, पसीना पसीना पानी, तड़फता तट मचलती मीन, पसीना पसीना पानी, देखिए उत्सव विसर्जन या विष अर्जन, या विष अर्जन। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप इसके माध्यम से? सर मैं इसमें ये संदेश है कि जो हम नदियों में या जो झीलों में जो हम विसर्जन करते हैं, उससे वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है, हम वाकई प्रकृति का नुकसान कर देते हैं उसमें। नहीं, मिट्टी की यदि मूर्ति बनती है और उसको वहाँ पर विसर्जित किया जाता है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये डेली का काम है, ये तो वर्ष में एक बार छोटा सा कार्यक्रम रहता है। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसमें इस प्रकार का कुछ होता होगा। मिट्टी की मूर्तियों से तो सर कम नुकसान होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की जिस तरह से मूर्तियाँ बनती हैं आजकल, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं, और उसको जब वहाँ सर हम विसर्जित करते हैं तो वहाँ के आसपास की मछलियाँ और जो छोटे जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। अच्छा, आपने एक ये इसके साथ कविता के साथ साथ डायरी लेखन भी लिखा है। डायरी क्या लिखते हैं? डेली डायरी मेंटेन करते हैं? हाँ जी, मैं क्या लिखते हैं? प्रतिदिन की जो भी घटना मुझे लगती है रोचक, उसको मैं लिखता हूँ। अच्छा, उसके अलावा मतलब उससे कुछ लर्निंग है या आगे का कुछ, अगले दिन हमें क्या कार्य करना है, इस तरह की बात नहीं? मैं भविष्य की प्लानिंग तो उसमें नहीं लिखता, लेकिन उस दिन का जो अनुभव है उसको मैं लिखता हूँ। अगर मुझे लगता है इसमें कुछ सीखने का है तो वो मैं उससे सीखता हूँ। अब आप इतने साल से 12 साल हो गए लगभग आपको टीचिंग में, तो अपना विषय पढ़ाते हैं वहाँ तो सिर्फ। अब विषय के साथ आप एक अधिकारी के रूप में अपने आप को कैसे देखते हैं? वहाँ एक सिर्फ विषय पढ़ाना होता है कुछ बच्चों को, ठीक है, और अब आपका कार्यक्षेत्र भी बढ़ जाएगा, तो वहाँ आप अपने आप को कैसे देखते हैं, या क्या आप ऐसा करेंगे कि जिससे आप अपने आप को सोच पा रहे हैं कि मैं एक सफल प्रशासनिक अधिकारी बन सकता हूँ? मैं विषय पढ़ाता हूँ वहाँ पर, लेकिन उसके साथ भी तमाम दायित्व हमें विद्यालय की तरफ से दिए जाते हैं, चाहे वो विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं का नेतृत्व करना रहा हो या कई बार बच्चों को मोटिवेट करना रहा हो। ऐसे तमाम समय में हम नेतृत्व की भूमिका में भी रहते हैं। प्रशासन में आकर के शिक्षक रहते हुए भी मैं ये सारे दायित्व बड़े अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग मुझे क्लास टीचर के रूप में एक नेतृत्व की मिल चुकी है। कई बार हम इंचार्ज प्रिंसिपल भी रहते हैं, तब भी हम इस तरह का नेतृत्व का गुण, सहयोगियों के साथ काम करने का गुण, इनको हम अपने अंदर देखते हैं। और मेरे दोस्त ऐसा बताते हैं कि तुम्हारे अंदर वो क्षमताएँ हैं कि तुम अच्छे से ये सारे काम प्रशासन के भी संभाल सकते। अच्छा, अब आप जिस संस्था में मान लीजिए वहाँ का आपको प्रधान बना दिया जाता है, तो आप वहाँ पे क्या ऐसे परिवर्तन करना चाहेंगे कि वो आपकी संस्था वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है उदयपुर के लिए भी हम मानते हैं कि जिसको आप उदयपुर की एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में लेकर आ रहे हैं? मैम, केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छा वर्तमान में कर रहे हैं। अगर NCERT रैंकिंग देखें तो पहला नंबर केंद्रीय विद्यालयों का है,
लेकिन इसके साथ सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है। पहला मैं ये चाहूँगा कि कुछ गरीब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन एज पर रूल हमें उनसे फ़ीस लेनी पड़ती है। तो हम कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उनकी फ़ीस या तो हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं वो जमा कराएं, या हम समाज के माध्यम से, या सरकार भी उसमें हमें कुछ मदद करे। तो क्योंकि ऐसी कोरोना काल में हमने स्थितियाँ देखी। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में तो बहुत अच्छा है, लेकिन विद्यार्थी जो पढ़ने आते हैं वो कई चीज़ों की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसी स्कीम्स भी हम विद्यार्थियों को लाएं ताकि वो उनका लाभ उठा सकें। एक मिड डे मील जैसा कार्यक्रम भी केंद्रीय विद्यालयों में भी चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह का एक अच्छा सुझाव हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से आपको मान लीजिए जिस क्षेत्र में भी आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे भी आपका मेन फोकस अगर शिक्षा का क्षेत्र या शिक्षा का स्तर बढ़ाना रहता है, तो उस क्षेत्र के हिसाब से आप क्या कार्य करेंगे? अगर मेरी नियुक्ति इधर होती है तो मैं अपने केंद्रीय विद्यालय के अनुभवों का वहाँ प्रयोग करूँगा, और मैं ट्रेनिंग पर बहुत जोर दूँगा। मुझे लगता है प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा लैकुना है एजुकेशन में। दूसरा मेरा जोर रहेगा ड्रॉप आउट केसों को कम करना, और उसके लिए मैं ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं मोटिवेशन इसमें एक अच्छा साधन हो सकता है। जन अभियानों के माध्यम से मैं ड्रॉप आउट केसों को कम करने की कोशिश करूँगा। तीसरा, हमारा साल भर की गतिविधियाँ निश्चित होती हैं और हर स्कूल के लिए सेम होती हैं, तो एक ऐसा ही सेम कैलेंडर होने से क्या होगा, विद्यार्थी अगर दूसरे स्कूल में जाके पढ़ता है तो उसको वो लाभ मिल पाता है। ये कुछ मैं इम्प्लीमेंट्स करना चाहूँगा। ये ज़्यादातर चीज़ें आपने ऐसी बताई जो आप अपने ऊपर ही लेके कर रहे हैं, जैसे पूरा एक क्षेत्र के सभी शिक्षा का जो विभागों के साथ आपको काम करना होगा, उन सभी के साथ सामंजस्य बैठा के आप क्या कर पाएंगे? मैम, सभी विभागों में निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके अपने कुछ अनुभव होते हैं। मैं उन सभी के अनुभवों का लाभ लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करना चाहूँगा, और मेरी एक योजना रहेगी कि एक दिन कम से कम अधिकारी स्कूल में जाए ताकि विद्यार्थी मोटिवेट हों, ताकि वो अपनी बातें बताए और वहाँ जाकर के अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी मोटिवेट होते हैं। यमक अलंकार का कोई उदाहरण बताइए। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए जब वा पाए बोराए। यहाँ कनक के दो अर्थ क्या हैं? सोना और धतूरा। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना आपने? जी। ग्रंथ लिखा कुछ? सॉरी सुनने उनकी कोई लिखी पुस्तक? पद्मावत। पहली हिंदी की कहानी हमारे देश में कौन सी प्रचलित हुई? फर्स्ट कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को माधवराव सप्रे की है। एक टोकरी भर मिट्टी, उसको पहली हिंदी की कहानी मानते हैं। हालांकि कुछ आलोचक इंदुमती को भी मानते हैं, जयशंकर प्रसाद। उसके पहले भी कोई और रही है कहानी? मेरी जानकारी में रानी केतकी की कहानी नाम सुना है? हाँ, रानी केतकी की कहानी को भी आरंभिक कहानी में मानते हैं। किसने लिखी थी? लेखक का नाम पता? सदल मिश्र। सॉरी सर, मैं कंफर्म। इंशाल्लाह। नैतिकता में आजकल शिक्षण संस्थाओं में जब हम कभी जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो महसूस होता है कि वहाँ के वातावरण में नैतिकता की कुछ कमी महसूस होती है। तो क्या कारण है इसका? पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का अभाव है, उसकी वजह से ये स्कूल में बच्चों को वो वातावरण नहीं मिल पाता है? क्या इसका मुख्य कारण क्या है? इसका असल में मुख्य कारण समाज और परिवेश को ही इसमें सम्मिलित करना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षक भी समाज का ही एक अंग है, और जिस परिवेश से वो आता है, धीरे धीरे शिक्षक की जो गरिमा है वो धरातल पर थोड़ी कमज़ोर हुई है। वो चार्मिंग जो शिक्षक को लेकर के खुद की नैतिकता कम हुई है, तो वो बहुत बेहतर उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। तो इसमें शिक्षक की खुद की भी मैं सर इसमें एक मानूंगा कि वो खुद कई छोटी छोटी चीज़ों में नैतिक नहीं रहते जो उन्हें रहना चाहिए। आपका जो अनुभव है उसके आधार पर, क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय में हैं, राज्य सरकार को अगर आपको कोई सुझाव देने हो तो क्या 3 सुझाव देना चाहेंगे जिससे राज्य में शिक्षा की स्थिति और अच्छी हो जाए? मैं चाहूँगा सर कि सरकार क्लस्टर योजना जो शिक्षा नीति में घोषित की गई है उसको इम्प्लीमेंट करे। वो एक बेहतरीन योजना है जिसके माध्यम से आसपास के स्कूल के रिसोर्सों को साझा किया जा सके। दूसरा, प्राइवेट और पब्लिक जो दोनों स्कूल्स हैं, हमारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, उनका कोलैबोरेशन बेहतर होना चाहिए ताकि एक दूसरे के संसाधनों का वो बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकें। और एक समान नीति बननी चाहिए सिलेबस को लेकर के, पाठ्यक्रमों को लेकर के, और सरकारी कर्मचारी निश्चित को कंपलसरी होना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थी बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं।
ताकि उनका गुणवत्ता सरकारी विद्यालयों की भी सुधर सके। भाषा का माध्यम कौन सा होना चाहिए, कौन सी भाषा होनी चाहिए? शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा को नहीं से समझना, यही होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहती है। लेकिन उसके बावजूद जो है राजस्थान सरकार महात्मा गांधी विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम में खोल रहे हैं, तो फिर वो गलत कर रहे हैं। सर नई शिक्षा नीति एक सुझाव देती है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी नहीं, मैं तो आपका दृष्टिकोण जानना चाह रहा हूँ। आपने कहा है गलत कि नहीं मानता सर, प्राथमिक स्तर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? गलत हैं? गलत नहीं मानता, गलत नहीं मानते हैं, लेकिन आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर तक तो हमें हिंदी या मदर टंग के रूप में ही करना चाहिए, तो फिर इस हिसाब से तो इनका ये निर्णय ठीक नहीं है। और ये तो आगे भी प्लान कर रहे हैं कि सभी ब्लॉक के बाद सभी गांव के मुख्यालय पर महात्मा गांधी जैसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएं, तो फिर आपके हिसाब से तो गलत हो गए। सर विवेकानंद स्कूल 6वीं क्लास से शुरू होते हैं और शिक्षा नीति 5वीं क्लास तक के लिए मातृभाषा की बात करती है। महात्मा गांधी स्कूलों का जो संबंध है ब्लॉक लेवल पर सर ऐसी आवश्यकताएं होती है कि कुछ लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहते हैं और उनकी कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना चाहते हैं, तो उनका ये अधिकार है कि वो जिस माध्यम में चाहें पढ़ सकते हैं। तो उनके सुविधा के लिए 1-2 स्कूल ब्लॉक पर अगर अंग्रेजी माध्यम के हों तो मैं इसको सर बहुत शिक्षा नीति का विरोध ही नहीं पाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नवीन नीति है उसकी 2 कमियां बताइए। शिक्षा नीति में इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित मैं चुनौतियां देखता हूं सर, जैसे कि मातृभाषा को ही अगर हम लें तो उसके लिए मैं इस ड्राफ्ट को पढ़ा है आपने? जी सर मैंने ड्राफ्ट उसकी 2 कमियां बताएं। सर ड्राफ्ट तो आदर्श स्थितियों में ही तैयार होता है, मैं उसकी चुनौतियां इम्प्लीमेंटेशन में ही है सर, जितनी भी चुनौतियाँ जैसे मातृभाषा। आप मानते हैं जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो परिपूर्ण है? हाँ ड्राफ्ट में तो सर कोई चुनौतियाँ मुझे ऐसी दिखती नहीं, कमियाँ नहीं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बैठिए। इसमें करंट के जो इश्यूज है ना उनको एक बार आप वापस देखो। कब इंटरव्यू आपका? 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को। तो उन सब चीज़ों को एक बार वापस देखें। और एक प्रश्न हालांकि हमने पूछा नहीं यहाँ पर, आपकी बेसिक या हम कहीं ग्रेड पे इसमें काफ़ी अच्छी होगी, कितनी है अभी? मैं 66,100 जो है नए वेतनमान में है उसमें बेसिक है। बेसिक। और वहाँ पे स्टार्टिंग में कितना मिलेगा? तो वो जो गैप है वो सर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फाइनेंशियल लॉस है आपको? हाँ लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस है। सेंटर से आप स्टेट में आ रहे हो तो कुछ फ़ायदा भी नहीं मिलना है। हाँ नहीं मिलेगा सर। वहाँ पे आपको LTC मिलती है, भी नहीं होता है सर, स्टेट से स्टेट में तो होता है। ये चाइल्ड प्रोडक्ट एजुकेशन भी शायद है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ चाइल्ड पे एजुकेशन है। आपको LTC मिलेगी, ट्यूशन फीस मिलेगी, TA मिलेगा, CTH होगी, सिटी अलाउंस वगैरह वो सब चीज़ें रहेगी, वो सब चीज़ें आप लो, तो उसको भी एक बार मैनेज करके चलना है, तो बता देंगे। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे मुझे लगे 6वीं, तो 6वीं सब शुद्ध है क्या जो आप बोल रहे हैं? आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि आपका हर शब्द एकदम शुद्ध हो, उच्चारण आपका प्रत्येक शब्द में शुद्ध हो। हालांकि बहुत अच्छा है आपका, मैं कमी ज़्यादा नहीं बता रहा, कुछ वर्ड्स मुझे ऐसे लगे कि मुझे लगा कि वो परिष्कृत हिंदी की शब्दावली में नहीं आती। वो भरतपुर गाँव में सब तो वहाँ की जो लैंग्वेज है थोड़ा अच्छा। उसका टच उसमें आ जा रहा है। आ जा रहा है ना, तो ये थोड़े से इन सब चीज़ों को थोड़ा सा वो आप देखना है। ध्यान केंद्रित कीजिए इन बातों पर। थोड़ा सा जो करंट इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा आप पढ़ें, है ना? मैम कुछ पता है? ठीक है, वक्ता आप अच्छे हैं ही, और बाकी जो है थोड़ा सा करंट इश्यूज पे आप ध्यान रख लीजिए। करंट एक्सपोजर नॉलेज थोड़ा ज़रूरी है, और बस ठीक है, और काम कीजिए। सर ने कहा है ये बात आपको ज़रूर पूछी जाएगी हाँ सर। जब आपका एकेडमिक कैरियर का पता लगेगा अभी आप क्या कर रहे हैं और आपकी वेतन केंद्र सेवकों की है, तो आपसे एक प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि आपका आर्थिक नुकसान है, फिर आप क्यों आना चाहते हैं? तो मैं ये मैंने इसके लिए सोचा सर कि मैस्लो की जो आवश्यकता नहीं, ये फालतू की बातें नहीं। वो इतना नहीं कहना। वो आप नेहा जी से बात करना, उनको मैंने बताया। हाँ जी। फिर उनसे डिस्कस करके आप मुझसे बात कर लेना। अभी टाइम है 19 तारीख जी, में, जी। तब तक आप एक अंत तक पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन है सर। अच्छा, मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको व्यवहारगत परिवर्तन करने हैं। एक तो आप जब बात करते हैं, अभी आप कंटिन्यूस देख रहे हैं, जैसे ही प्रश्न किया जाएगा आप उधर देखेंगे, फिर उधर देखेंगे। वीडियो में आपको और अच्छे से दिख जाएगा कि आपसे प्रश्न करते ही आप कंटिन्यू फॉर्म में सेंटेंस बोलते जा रहे हैं, लेकिन आप
उधर देख रहे हैं। ओवर सेंसिटिव इसलिए हो रखा हूँ कि सबको देखना है, ऐसे बोला है जब नहीं, आप प्रश्न सबको देख रहे हैं, ये करता है पॉजिटिव है। हाँ। आप सबको देख रहे थे, ये अच्छा लग रहा था, लेकिन आप उधर देख रहे थे, वो वहाँ कोई नहीं बैठा है। अच्छा, आपने आपकी नज़र उधर भी दौड़ाई मैं सुधार और ये बार बार किया है, इसलिए इसको आप वीडियो में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और दूसरा ये कि जब इन्होंने कहा कि कविता बताइए आपने अपनी खुद की मौलिक रचना, तो आपने सीधा शुरू कर दिया। ये इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया, ऐसा लगा कि आप इसकी तैयारी करके ही आए थे और आपने सीधा बोल दिया जैसे इसी काम के लिए आए हो। अगर आप पॉज ले लेते 5 सेकंड का और फिर ये आप एक्टिंग करते हैं कि मैंने सोचा, चिंतन किया और ये सेलेक्ट करके आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है उसका, बजाय इसके कि आपने तैयारी था तो मुझे तैयारी पता था थे, कि पूछा ही जाएगा। इनका प्रश्न ख़त्म नहीं हुआ और आपने शुरू कर दिया, तो वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाया। तो वहाँ आप पॉज ले सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली प्योर 100% प्योर एक्टिंग है, तो आप उससे भी दिल जीत सकते हो। जी सर। ठीक है। और करंट अफेयर्स सर ने बता ही दिया है, वो आपको पढ़ना है। 3 बिंदुओं पे आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा बढ़ा है। प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये 39 होता है, 39 होता है, या 49 होता है, 49 होता है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये इनको आप हिंदी के टीचर हैं और 12 साल से हैं, तो आपको ये चीज़ें तो सही प्रोनाउंसिएशन होना ही चाहिए, है ना। 125 रुपये और 100 रुपये और 54 दोनों के लिए जो शब्दावली काम में लोगे उसको अकेले सोचना। 100 रुपये और 54 को क्या कहेंगे और 125 रुपये को क्या कहेंगे? समझ नहीं पाया। 100 रुपये और 54 पे रखी हुई, इसको आप पूरी भाषा में क्या कहोगे? गणित की भाषा में ये कितने रुपए हैं? 100 रुपये और 54, 125 रुपये। तो फिर 125 को क्या कहोगे? अच्छा, 100 रुपये और 54 को 125 रुपये होते 125। है ना? चलिए, एक चलिए, छोटा thank you. आप बताना शुरू थे कि आपने जो पोइम की जो 2 लाइन चुनी, उसके जो भाव वो तो बहुत अच्छा है, आप जो संदेश देना चाह रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई सनातन धर्म को मानने वाला यदि आपके इंटरव्यू पैनल में बैठता है, उनको ये बात थोड़ी सी जमेगी नहीं। बाकी सर बताएंगे। बात करेंगे मोटिवेशनल कुछ कविताएं उस तरह से भी। हाँ, वो हो सकती है। मोटिवेशनल कविता है, Motivational कविता है। ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, ऐसी कविता से बचना चाहिए। विसर्जन जो है ना, वो आपका ना हो जाए। जय हिंद विसर्जन। कहीं कोई धार्मिक भावना उसको आहत ना हो। आप एक कॉमन ना, इशू लीजिए जो बाकी मोटिवेट कई चीज़ें ऐसी हैं। पॉजिटिव हो। जी हाँ, कोरोना के ऊपर में एक किसी पे भी- अभी हाल ही के दिनों में पॉजिटिव जो चीज़ है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव को लीजिए। कोरोना ये नेगेटिव है। कोरोना पे मैं आपको सुना देता हूँ, आप तो कवि हो, कि मिलाते रहोगे जो तुम, मिलाते रहोगे जो तुम हर किसी से हाथ, धोना पड़ेगा तुमको अपनी ज़िंदगी से हाथ। है ना? अब ये ठीक है, समस्या से जुड़ी बात, ऐसी बात कह दो तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका कभी, लेकिन इसके साथ ये भी एक मैं टैग कर लेता हूँ कि